नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राय के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले अंक में हमने आपके कुछ सवालों का जवाब दिया था। आज भी हम उसी श्रृंखला या उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। आपके कुछ सवालों को हम शामिल करेंगे और उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है इससे आपका मार्गदर्शन होगा, आपको हेल्प मिलेगी, आपका गाइडेंस होगा। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। उम्मीद है इस काम में आप मेरा हाथ बटाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। रोहित गुलेरिया जी पूछते हैं, सर मेरा लड़का 2.5 ईयर का है, उसको माइल्ड ऑटिज़म है, क्या वो थेरेपी से ठीक हो जाएगा और वो ठीक होकर नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूल जा सकता है? अगर ऑटिज़म है तो हम पहले एक एपिसोड में बहुत डिटेल्ड में ये बता चुके हैं कि अगर सही समय पर सही थेरेपीज़ एक साथ मिलें तो बच्चा नॉर्मलसी या नियर नॉर्मलसी में आ सकता है। अब यहाँ नॉर्मलसी यानी सामान्य हो सकता है, नियर नॉर्मलसी यानी सामान्य के नज़दीक हो सकता है, यानी कि वो स्कूल भी जा सकता है, पढ़ाई लिखाई भी कर सकता है। तो यहाँ पर अगर बच्चे को ऑटिज़म है, क्लासिकल ऑटिज़म है, जो कि परीक्षण के बाद तय होता है, जिसको हम देखकर या दूर से आपके प्रश्न के आधार पर तय नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें पूरा असेसमेंट करना होता है, जिसके बाद हम ये बता सकते हैं कि बच्चे की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। हम लोग ये मान लेते हैं कि वो ठीक नहीं हो सकता और हम उसके लिए कोशिश ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अगर बच्चा ठीक हो सकता था तो भी ठीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने ये मान लिया किसी के कहने पर कि वो ठीक नहीं हो सकता है और हमने कोशिश ही बंद कर दी। रोहित जी, इंटरवेंशन के 4 मकसद होते हैं। पहला, जो भी कमी या डिसऑर्डर है उसको ख़त्म कर देना, दूर कर देना। दूसरा, अगर वो दूर नहीं हो सकता है तो उसको कम से कम प्रभावी या इफ़ेक्टिव बना देना, यानी कि उसका कम से कम असर बच्चे की ज़िंदगी पर पड़े। तीसरा, उसको इस लायक बना देना कि वो ज़िंदगी इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर सके, यानी जी सके। चौथा, अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उसकी केयर करने वाले, उसके साथ रहने वाले, उस पर उनकी डिपेंडेंसी कम से कम हो, यानी कि वो परिवार के ऊपर या अपने जिसके ऊपर वो डिपेंड है उसके ऊपर कम से कम डिपेंडेंट रहे। इन चारों मकसद के साथ, इन चारों एम्स के साथ हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चा जितना ज़्यादा, जितना जल्दी और जितना अच्छा हो सके वो हो जाए। और इसके लिए एक ही रास्ता है और वो रास्ता है कोशिश। हम लोग सही कोशिश करें, सही डायरेक्शन में करें, सही तरीके से करें, हमारी मेहनत प्रॉपर डायरेक्शन में हो, जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिल सके। दूसरी चीज़, हमें हमेशा थेरेपिस्ट पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मैं एज ए एक्सपर्ट ये कहता हूँ कि जब मैं किसी बच्चे को ठीक कर लेता हूँ, मैं यानी मेरी टीम, जब हम किसी बच्चे को ठीक कर लेते हैं तो उसमें सिर्फ हमारी कोशिश नहीं होती है, वो उसकी फैमिली का स्ट्रगल होता है, वो उनकी कोशिश होती है जो हमारे गाइडेंस में होती है। वहाँ पर उनके अटेम्प्ट, उनकी लर्निंग, उनका एनवायरनमेंट, वो सारी चीज़ें मायने रखती हैं, जिसमें सिर्फ हम और हमारी टीम मदद करती है, गाइड करती है, सपोर्ट करती है, ताकि जल्दी से जल्दी बच्चा नॉर्मलसी या नियर नॉर्मलसी अचीव कर सके। राहुल कुमार झा जी पूछते हैं, सर क्या आप पेरेंटल ट्रेनिंग देते हैं क्या? राहुल कुमार जी, मैं एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं रिहेबिलिटेशन फील्ड में पेरेंटल ट्रेनिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग, असेसमेंट, ये सारे काम करता हूँ, एज वेल एज साइको एजुकेशन थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन, जो कि मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है, वो भी करता हूँ। मैं आप लोगों को
कई क्षेत्रों में, कई एरियाज़ में हेल्प कर सकता हूँ। मेरे वीडियोस, मेरा चैनल इसी कोशिश का एक हिस्सा है, जिससे हम आपको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले प्रश्न में तनाया राय पूछती हैं, सर मेरी ट्विंस बेटी हैं, एक ठीक है और एक को ऑटिज्म डायग्नोस हुआ है। 18 मंथ्स में ही डायग्नोस हो गया ही, लेकिन लॉकडाउन की वजह से थेरेपी नहीं हो पाया, बट अभी 6-7 महीने से थेरेपी स्टार्ट किया है। थोड़ा तो फ़र्क है, बट मेरी बेटी का एज अब 3.5 ईयर्स हो गया है। मुझे ये जानना था कि क्या स्कोप है इन फ्यूचर, क्या ये ठीक हो जाएगी या फिर लाइफ टाइम डिपेंडेंसी बनी रहेगी। तनाया जी, यहाँ पर आपने सिर्फ ये बताया है कि ऑटिज्म डायग्नोस हुआ है। आपने ये नहीं बताया कि ऑटिज्म का क्या लेवल है, क्या नेचर है, वो किस तरह का है और उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको क्या क्या तकलीफ़ हैं, आप किन किन समस्याओं का या प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। मैं सामान्य तौर पर इस प्रश्न के जवाब में बताना चाहूँगा कि अगर बच्चे को ऑटिज्म आपने 1.5 साल में या 18 मंथ्स में डायग्नोस कर लिया था, आपने थेरेपी भी स्टार्ट कर दी हैं, पर वो कौन सी थेरेपी हैं और कितनी इफ़ेक्टिव वे में हो रही हैं, ये मैं यहाँ बैठकर तय नहीं कर सकता। अगर आपको फ़र्क लग रहा है और वो सेटिस्फैक्ट्री है तो चलने दीजिए। अगर वो रिज़ल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, बहुत सारी थेरेपीज़ नहीं हैं, सिर्फ 1 या 2 थेरेपी से आप काम चला रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप अपना दायरा बढ़ाएं और ज़्यादा कोशिश करें और ज़्यादा थेरेपीज़ लें और ज़्यादा मदद लें। अगर बच्ची माइल्ड या माइल्ड बॉर्डरलाइन के आसपास है तो बहुत संभावना है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्ची नॉर्मल सी या नियर नॉर्मल सी आ सकती है। तनाया जी, अगर बच्चा भी 3.5 साल की है और आपकी जो थेरेपी चल रही हैं, आप उनको रिव्यू कीजिए। रिव्यू करने के बाद आप तय कीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं हैं, और सही रास्ते की जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपडेट कीजिए, टेस्ट कीजिए कि आपकी जो टीम है, टीम ऑफ थेरेपिस्ट है, वो आपको सपोर्ट कर पा रही है क्या। अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको आगे की इन्फॉर्मेशन दें। थेरेपिस्ट पे डिपेंड मत रहिए, क्योंकि ये अकेले थेरेपिस्ट का काम नहीं है, ये टीम वर्क है, और टीम में थेरेपिस्ट भी होते हैं, फैमिली भी होती है, सोसाइटी भी होती है। जैसे ही बच्ची 4 साल के आसपास हो जाए, आप उसको प्ले स्कूल में एडमिशन दिलाइए। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तानिया रॉय जी पूछती हैं, इज़ रिपीटिंग वर्ड्स एंड सेंटेंस ऑल्सो साइन ऑफ ऑटिज्म? यस, बट इट्स अ साइन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऑल्सो। यानी कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कुछ कंडीशंस में होता है, जहाँ पर कई बार ऑटिज्म भी साथ में होता है। तो यहाँ सिर्फ ये मान के चलना कि सिर्फ ऑटिज्म का सिम्टम है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का हिस्सा भी हो सकता है और दोनों को मिक्स्ड कंडीशन का भी हिस्सा हो सकता है, सिम्टम हो सकता है। तानिया रॉय जी आगे पूछती हैं, हाउ टू ट्रीट दिस? शुड वी गो टू एनी साइकोलॉजिस्ट और ट्राई इट एट होम सीइंग द वीडियो ऑन यूट्यूब? कॉज आई एम अ डाइवोर्स एंड only earning member living with my mother, do not have so much to pay. तानिया जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको एक्सपर्ट्स की मदद लेनी ही पड़ेगी। जैसे बच्चे के डिसऑर्डर क्या है, उसकी सीवियरिटी क्या है, ये बग़ैर असेसमेंट के पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। जब आपको ये क्लियर हो जाए कि क्या है और कैसा है, देन आप सर्च करें कि आप क्या कर सकती हैं एट द होम लेवल। यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन
हमें उसमें से अपने बच्चे के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना आना चाहिए। तो हम बहुत ज़्यादा मेहनत करें थेरेपीज़ सेलेक्ट करने में, एक्टिविटीज़ सेलेक्ट करने में, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करें और हर 8 दिन या 15 दिन में उसका एनालिसिस करें कि जो मेहनत हम 15 दिन से कर रहे हैं उसमें बच्ची का कुछ 1%, 2%, 5% इम्प्रूवमेंट आया है क्या। अगर बच्चा इम्प्रूव कर रहा है तो अपनी कोशिशों को और रिफ़ाइन कीजिए और बेहतर बनाइए और उसके बाद आगे बढ़ते जाइए। लेकिन अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आपको ये ढूंढना होगा कि क्या एक्टिविटी गलत है, क्या इम्प्लीमेंटेशन गलत है, या सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटी ही गलत है। आपको ये एनालिसिस करना होगा। अगर आप एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे तो वो आपके लिए ये काम करता है, लेकिन अगर आप नहीं जा सकते हैं तो ये काम आपको खुद करना होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय।